वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जमात प्रमुख मौलाना साद के खानदान पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। साद के बेटे सईद से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। उन 20 लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो कि मरकज में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। साद का बेटा सईद मरकज की व्यवस्था देखने वालों में सबसे आगे रहता है। 2 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने सईद के खातों से लेकर विदेशी जमातियों तक की डिटेल्स मांगी है। खबर है कि कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड प्लेन तक से आते थे। उधर मौलाना साद को चौथी बार नोटिस थमाया जा चुका है और पुलिस लगातार ताकीद कर रही है कि वो सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच करवाए और रिपोर्ट सौंपे। साद ना तो पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है और ना ही अपनी रिपोर्ट। ऐसे में सख्ती का अगला सिरा सीधे साद के घर तक पहुंच सकता है। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। करीब 2 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से कई सवाल पूछे। साथ ही साथ मरकज में शामिल होने आए जमातियों की व्यवस्था करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल की गई और कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी मौलाना साद के बेटे से मांगे गए। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के रेडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। तो जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। और कश्मीर में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से भिड़ंत हो रही है। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के ठिकाने को जवानों ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर रियाज नाइको भी घिरा हुआ है। इसके साथ ही कुछ और आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार तीसरा दिन है और ये बड़ा तीसरा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में आज भी सुबह से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। आवाजें आप सुन रहे होंगे। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने घेरा डाल दिया। बड़ी बात यह है कि यहां सेना को आतंक का बड़ा मोहरा हाथ लग सकता है। हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइको जो कि घिरा हुआ बताया जा रहा है। अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले हंदवाड़ा में लगातार 2 दिनों तक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक कर्नल और एक मेजर समेत 8 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नाइकू एक मुठभेड़ में फंसा हुआ है। दरअसल बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का न सिर्फ कमांडर बल्कि पोस्टर बॉय भी था और पिछले कई महीनों से लगातार वो वीडियो संदेश के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करता था। सुरक्षा बल रियाज नाइकू के मुठभेड़ के बीच फंसने को एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और पिछले कई घंटों से ये ऑपरेशन उनके ही गांव बेगपुरा अवंतीपोरा में चल रहा था, जहां पर अब सुरक्षा बलों ने ये मान लिया है कि रियाज नाइकू अपने एक साथी के साथ इस इलाके में फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसियों के सभी अधिकारी घटना स्थल पर जहां मुठभेड़ चल रही है वहां पर पहुंचे हैं और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3 ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लॉन्च किए हैं, जिसमें एक जगह जैश का एक मिलिटेंट पकड़ा गया, दूसरी जगह पर जो मुठभेड़ चल ही रही है वहां पर जैश का एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन इस साल का माना जा रहा है जिसमें हिजबुल का प्रमुख कमांडर फिलहाल फंसा हुआ बताया जा रहा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहीद को आखिरी विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुपवाड़ा हमले में शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए देखिए किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई में लोगों की ये भीड़, नम आंखें जरूर थी लेकिन उसके बावजूद शहादत पर नाज। शहीद अश्विनी कुमार यादव को ये आखिरी विदाई दी जा रही थी, जहां पर गाजीपुर के तमाम लोग मौजूद थे। देखिए किस तरह से छतों से लोग यहाँ पर आखिरी विदाई देने के लिए खड़े हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर उम्र के लोग यहाँ पर अश्विनी कुमार को, शहीद अश्विनी कुमार को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे।
आपको बता दें कि हंदवाड़ा में लगातार 2 दिन आतंकी हमले हुए, जिसमें कि दूसरे दिन अश्विनी कुमार शहीद हो गए थे, जिन्हें आज आखिरी विदाई उनके पैतृक गांव गाजीपुर में दी गई। और उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग में मोर्चे पर तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, साथ ही पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी लोक नियंत्रण अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। अब नए कानून के तहत कोरोना वॉरियर से अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या फिर गंदगी फेंकने पर, आइसोलेशन तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था इस तरह का अध्यादेश, और उसके बाद अब ये अध्यादेश जो है यूपी सरकार जो ये लेकर के आई है, ये कानून ये और भी सख्त, और ऐसे में किसी की जरूरत नहीं होगी कि जो कोरोना वॉरियर्स है उन पर किसी तरह का हमला करे कोई। बिल्कुल श्वेता, आपने देखा होगा जिस तरीके से कानपुर में और जिस तरीके से मुरादाबाद में पत्थरबाजी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, जो वार्ड है जहाँ पे ये लोग रखे गए थे वहाँ पर अश्लील अभद्रता हुई। इस सब चीजों को देखते हुए पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए थे और आज बाकायदा कैबिनेट में इस उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश पास किया है और इसमें कई बड़े कदम उठाए हैं सरकार ने। जितने भी पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, जो तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन पर अगर किसी तरह की अभद्रता या हमला होता है तो 6 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है और उसमें 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तो एक हमले की बात हुई। इसके अलावा कर्मचारियों पर, पुलिसकर्मियों पर, चिकित्सकों पर थूकने पर, आइसोलेशन वार्ड में किसी तरीके की गलत हरकत करने पर अलग से कानून बनाया गया है। यहाँ में 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है श्वेता कि सरकार इस महामारी को देखते हुए बेहद ही सख्त है और खास करके अपने जो उनके कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, ऐसे लोगों के अगर किसी भी तरह की कोई आंच आती है इन लोगों की तरफ से तो उसके खिलाफ ये कानून बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आज कल के मुकाबले कोरोना के मरीजों की संख्या थोड़ी कम बढ़ी है। कल 3900 से ज्यादा संक्रमित बढ़े थे, जबकि पिछले 24 घंटे में करीब 3000 केस बढ़े हैं। अब भारत में कोरोना के मामले 49,000 से ज्यादा हो गए हैं। कल के मुकाबले कोरोना से मौत के आंकड़े में 126 का इजाफा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले की संख्या भी 14,000 के पार हो गई है। एक दिन में 1450 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। अब अगर आपको राज्यवार हम बता दें तो देखिए, कोरोना मीटर में महाराष्ट्र सबसे ऊपर बना हुआ है, जहां कोरोना के मामले 15,000 से ज्यादा हो गए हैं। यहां गुजरात की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर 6,245, मरने वालों की संख्या 378 हो गई है। दिल्ली की अगर बात करें, 5,104 मामले यहां सामने आए हैं और 64 लोगों की अब तक मौत हो गई है। और पैरामिलिट्री में कोरोना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। अब तक 293 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा मार यहां पर पड़ी है। इसके 155 जवान पॉजिटिव निकल चुके हैं। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित मुख्यालय 2 दिन से बंद था, जो कि अब जाकर खुला है। सीआरपीएफ के कुल 155 कोरोना संक्रमितों में से 152 दिल्ली से हैं। 2 जवान नोएडा और 1 जवान कश्मीर के कुपवाड़ा में संक्रमित है। बीएसएफ के 67 जवान भी संक्रमित है। और देश भर से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। भारतीय रेलवे मजदूरों को शहर दर शहर पहुंचाने में लगा है, लेकिन मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन मजदूरों की माने तो रेलवे उनसे किराया वसूल भी कर रही है।
टिकट हमें दिया गया, अलग से कटिंग करके वहाँ रखा गया हुआ था। इसके बदले 1040 रुपया लिया गया हम लोगों से। और ट्रेन के अंदर बैठने के बाद में हमें वहाँ 4 रोटी और एक अचार का पैकेट मिला। उसके बाद 36 घंटे के बाद हमें कुछ नहीं मिला है। पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, ये सारी परेशानी हमें ट्रेन में हुई है। 715 रुपया। अच्छा, लिया है कितना? 730 रुपया। अच्छा, बस वाला लिया था वहाँ। वहाँ से हाँ, वहाँ बस वाला लिया था। स्टेशन पे एंट्री करने से पहले बोला पैसा जमा करो तब बस एंट्री होगी। अच्छा सर, दिक्कत कुछ नहीं हुआ और हम लोग को खाने पीने का साधन था, बट किसी बुकी में पहुँच रहा था, किसी में नहीं पहुँच रहा था। अहमदाबाद में होटल में काम करता था। हम लोगों के पास खाना पानी नहीं है, राशन नहीं है, भूखों मरते थे हम लोग। पैदल आ रहे थे, तब हमको यहाँ पे भेजा गया। तब हम लोग यूपी के लिए ट्रेन मिली हमको, तब हम लोग घर जा रहे हैं। टिकट का हमारा 640 रुपया पड़ा हुआ है। हाँ, लिया गया? हाँ, हमसे लिया गया है। ट्रेन हमारा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है सर। हाँ? छत्तीसगढ़ के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं बता रहा है। कोई ट्रेन नहीं है? नहीं। छत्तीसगढ़ जाना है आपको? हाँ, छत्तीसगढ़ जाना है सर। तो अभी क्या पैदल ही जाओगे? अब क्या करेंगे सर, कुछ सही साधन नहीं है, तब तो पैदल ही जाना पड़ेगा सर। वहाँ से हैदराबाद से यहाँ तक आए तो पैदल ही आए सर, कोई तो साधन है ही नहीं है। वही पुलिस स्टेशन में हम लोग का फॉर्म भरा रहा था। वहाँ गए तो बोला 900 रुपया जमा कीजिए, टिकट देंगे। एक पर्ची जैसा टिकट दिया। 1020 रुपया लिया है। 1020 रुपया। हाँ। रास्ते में कुछ तकलीफ भी हुई क्या? पूरा खाना अभी तक भूखा है। यहाँ पे पूछे खाना मिलेगा तो बोलता है मिलेगा, अभी तक मिला ही नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जोधपुर से खबर आ रही है, जहां बीएसएफ के 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, जोधपुर एम्स ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 30 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इससे पहले भी बता दें कि किस तरह से कोरोना ने घुसपैठ की है, और अब बीएसएफ हो या फिर सीआईएसएफ हो, हर जगह कोरोना की घुसपैठ देखने को मिल रही है। ये जो बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से आ रही है, जहां पर बीएसएफ के 31 जवानों में कोरोना की इनकी रिपोर्ट जारी की गई है। जवानों के बारे में जो जोधपुर एम्स ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें बीएसएफ के 31 जवानों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। यानी कि बीएसएफ के 31 जवान जो है वो कोरोना संक्रमित है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। और पंजाब में सरकार ने शराब की होम डिलीवरी भी शुरू करने का प्लान बनाया है। कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके तहत एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। साथ ही 2 लीटर से ज्यादा होम डिलीवरी नहीं होगी, और होम डिलीवरी की सुविधा कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में ही रहेगी। शराब की दुकान में सैनिटाइजर का पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। दुकानें तभी खुलेंगी जब कर्फ्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी। तो हालांकि कोशिश तो की जा रही है पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करने की, लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब में क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।